हेलो एंड वेलकम टू क्लास ऑफ पॉलिटी। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। संविधान सभा, सेलिएंट फीचर्स, विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार। उसके अलावा अभी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। ये जो है टॉपिक्स जितने अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें से जनरली प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चंस आप मतलब PYQs देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपसे मतलब इन चीज़ों को, सिंस थोड़ी सी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल याद करना पड़ता है, स्पेशली आर्टिकल 13 से आर्टिकल 51 आपको याद करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं उन आर्टिकल्स में, क्या बोला गया, क्योंकि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप को अगर मतलब ये याद करना है, और याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप बार बार इनको रिवाइज करिए। मैं खुद अपने एग्जाम में यही करती थी कि मैं जब भी वो टॉपिक पढ़ रही हूँ तो उसके हफ्ता जब खत्म होने वाला हो उससे पहले उनको रिवाइज करती थी और फिर महीने में एक बार रिवाइज करती थी। तो आपको इससे क्या होता है, याद हो जाती है चीजें। RS 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। 700 प्लस पोस्ट RS 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूं आपके लिए RS प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में RS का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर करवाएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। कोशिश कीजिए अगर आप इनमें निमोनिक्स बना सकते हैं तो जिस तरीके से आप याद रख सकते हैं ना, बेटर याद रख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करती रहूँगी पूरे वीडियो में कि कैसे याद करें। इसके बाद इसके लास्ट में अपन देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में इन टॉपिक से, और ये टॉपिक से अपन को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशात्मक तत्व। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के भाग 4 में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, जो ये राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत है, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के संविधान से बोरो किया है। जब अपन विशेषताएं देख रहे थे संविधान की तो उस चैप्टर में मैंने बताया भी था कि जो DPSP है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, और आयरलैंड ने फर्दर स्पेन से लिया है ना, स्पेन के संविधान से लिया है। उसके बाद तो ये निर्देशक है, मतलब ये निर्देश देता है राज्य को, सरकार को, कि जब वो पॉलिसीज फ्रेम करे, जब वो स्कीम्स फ्रेम करे तो इन बातों का ध्यान रखे। ये उस तरीके से डायरेक्शंस देता है। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब हमारे मौलिक अधिकार आए थे, वो आते ही से जब हमारे को स्वतंत्रता मिली हमने उनको लागू करे थे, पर जो DPSP है वो हमने ये एनफोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त जो था भारत, उस वक्त भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने मीन्स नहीं थे, इतने टूल्स नहीं थे कि वो इन बातों को लागू कर सके। पर नेवरदिलेस हमने ये बोला कि ये
जो डीपीएसपी हैं जो कि इन अनुच्छेद में दिए गए हैं, ये राज्य को एक गाइडलाइन होनी चाहिए राज्य के लिए कि वो किस बेसिस पे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे और क्या सिद्धांत होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, है ना, उस बेसिस पे ये बात करता है। तो ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल का क्या मतलब है कि अगर आपको ये डीपीएसपी, अगर ये आपको नीति के निर्देशक तत्व जो हैं, अगर आपको ये कहीं से मतलब कोई लॉ से नहीं मिल रहे हैं या सरकार से नहीं मिल रहे, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। ये नहीं कह सकते कि मैं सरकार के ऊपर केस करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि ये एनफोर्सेबल परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये एक वेलफेयर स्टेट प्रमोट करने की बात करता है। ये बहुत बार पीवाईक्यू, बहुत अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यू में बात की गई है कि वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य जो है वो कौन सी भाग में बात की गई है, या कौन डीपीएसपी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य किस में बात की गई है। तो वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने की बात सबसे पहले डीपीएसपी में और सिर्फ डीपीएसपी में ही की गई है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, उनमें क्या फर्क है, ठीक है। सबसे पहला फर्क तो है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो थोड़े से नेगेटिव यानी कि नकारात्मक नेचर के हैं, प्रकृति के हैं। क्यों? आरएस 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, 700 प्लस पोस्ट आरएस 2024 में आई है और समय दिया है 2 फरवरी तक का, यानी आपके पास आज से भी लगभग 4 से 4.5 महीने अवेलेबल है। नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुट जाते हैं, पर मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज एवं मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए सही मार्गदर्शन और एक सटीक रणनीति। इसलिए मैं अपने फेलो टॉपर्स फ्रेंड के साथ आ रहा हूं आपके लिए आरएस प्रथम बैच लेकर। इस प्रथम बैच की खासियत ये होगी कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में यानी 90 डेज में आरएस का पूरा ही कोर्स बाइलिंगुअल मोड में कवर कराएगा। इन टॉपिक्स के पढ़ाने के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन से सोर्सेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि क्या एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज होना चाहिए, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ रिटेंशन कैप्सूल्स भी लेके आएंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है और मेंस का पैटर्न क्या है, ताकि आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए कि मेरे को इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो अभी टॉपर्स नोट्स का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल कीजिए प्रथम बैच में। ऐसा हम कहते हैं इनके लिए क्योंकि ये जनरली रोक लगाते हैं राज्य पे कि आप ऐसा मत करिए, आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक नहीं लगा सकते, आपको समानता प्रदान करना जरूरी है, आप किसी को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। मतलब वो सरकार के जो पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, जो सरकार बनाती है, उन पे रोक लगाता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, तो ये राज्य पे एक रोक लगाती हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो डीपीएसपी है ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव नेचर की है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि ये राज्य को बोलती है कि आप ऐसे कदम उठाइए, ऐसे पॉलिसीज फ्रेम कीजिए जिससे कि हम एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र। जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं कि जैसे आर्टिकल जो 14 से लेके 18 है, समानता की स्वतंत्रता, है ना, उसमें बोला गया है कि सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सबको बराबर समझा जाएगा भारत में, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र को प्रमोट करती है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो। और डीपीएसपी जो है वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को प्रमोट करती है, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करती है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करती है ना, सामाजिक और आर्थिक।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो संविधान के लागू होने के समय ही लागू हो गए थे, पर जो डीपीएसपी है वो सरकार कानून बनाकर लागू कर सकती है, और वो अभी तक ऐसे सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं जिससे कुछ कुछ डीपीएसपी आज की डेट में लागू किए गए हैं, पर नॉट ऑल द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। ओके, इसके बाद ये एनफोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, जबकि अगर आपको मौलिक अधिकार आपके नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखें तो हम बात करते हैं अब कि सबसे पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 36 है ना, अनुच्छेद 36 जो है सबसे पहला वाला, उसमें बात की गई है कि राज्य की डेफिनेशन क्या है, राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो जब अपन ने मौलिक अधिकार वाला चैप्टर भी पढ़ा था उसमें जो अनुच्छेद 12 था वो भी सेम लाइंस पे था कि राज्य की परिभाषा क्या है। यहाँ पे भी सेम बात की गई है, कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है ना, राज्य, तो आप उसमें दोनों चूज कर सकते हैं, 12 और 36 दोनों चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम बात की गई है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इसमें राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 में बात की गई है कि सबसे पहला ये बताया गया है कि किस प्रकार के हमारे जो है डीपीएसपी किस प्रकार के हैं, कि वो परिवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर एनफोर्सेबल नहीं है तो फिर क्यों डाले गए ये संविधान में, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनका अस्तित्व है। अगर लागू ही नहीं कर सकते, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते, इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम कुछ बात ही नहीं उठा सकते, तो इनकी क्या भूमिका है। तो उसी आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में कहा गया है राज्य नीति बनाते समय इन बातों को ध्यान रखेगा, है ना। जब राज्य कोई नीति बना रहा है तो ये डीपीएसपी एक गाइडलाइन के तौर पे काम करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं राज्य को कि वो किस तरीके का स्टेट बनाने में सक्षम है, या किस तरीके का स्टेट बनाने का उनका विजन होना चाहिए, है ना, क्या उनका जो नीति है उनका क्या आधार होना चाहिए। ठीक है, एक पीवाईक्यू में भी पूछा गया था कि शासन का आधारभूत तत्व कौन सा है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, या प्रियम्बल है। तो वो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में ही दे रखा है कि शासन का आधारभूत तत्व डीपीएसपी है। ठीक है, आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। ओके, उसके बाद बात करें अनुच्छेद 38 की, तो अनुच्छेद 38 दो बातें बोलता है। सबसे पहला तो बोलता है न्याय, किस तरीके का न्याय, न्याय किस तरीके के, 3 तरीके का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, अपन ने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें सेम बात की गई थी कि जो प्रस्तावना है उसमें भी न्याय शब्द का प्रयोग किया गया था, और न्याय 3 तरीके की, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके की न्याय की बात की गई थी, है ना। और सेम बात ये आर्टिकल 38 डीपीएसपी में भी की गई है। एक पीवाईक्यू यूपीएससी में भी आया हुआ है कि, एक पीवाईक्यू यूपीएससी में भी आया हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो कौन से पार्ट में या कौन से प्रोविजन में बात की गई है, फंडामेंटल राइट में की गई है, प्रियम्बल में की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है, या डीपीएसपी में की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो मल्टीपल चॉइस था, एक तो डीपीएसपी में की गई है और एक प्रियम्बल में की गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये आरपीएससी भी ऐसे सवाल पूछ सकता है क्योंकि जनरली थोड़ा सा वो यूपीएससी के ट्रेंड पैटर्न में जा रहा है। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद दूसरी बात की गई है असमानता की, कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए कि असमानता यानी इनइक्वालिटीज को कम करे। किन 4 तरीके की असमानता की बात की गई है,
आय, प्रतिष्ठा, अवसर, सुविधाएं, ठीक है, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज, इन 4 तरीके की इनइक्वालिटी की बात की गई है। एक बात याद रखिए कि ये जो है ये जो असमानता शब्द है, इनइक्वालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 से ऐड किया गया था, है ना। तो जो आर्टिकल 38 में हमने इनइक्वालिटी की यानी कि असमानता की बात की गई है, चार तरीके की असमानता की बात की गई है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संशोधन संविधान में 44वें संशोधन से किया था, ठीक है। उसके बाद एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 36 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है, राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए। आर्टिकल 37 जो बोलता है वो बोलता है कि जो डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है, पर ये राज्य के जो नीति बनती है उनके लिए एक गाइडलाइंस का तौर पे काम करेंगे। आर्टिकल 38 जो है उसमें 2 बात की गई है। सबसे पहले जस्टिस की बात, न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और दूसरा असमानता की बात की गई है। असमानता 4 तरीके की, आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 39 में कहा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारी बातें की गई है। सबसे पहला बात की गई है रोजगार के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, रोजगार के समान अवसर, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात की गई है भौतिक प्लस आर्थिक संसाधन का समान डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रिवेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये 2 बातें की गई है, भौतिक और आर्थिक संसाधन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समान वितरण हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, उसमें आर्टिकल 14 और 19 के लिए एक्सेप्शन था आर्टिकल 39 बी और सी, यानी कि आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करने के लिए यदि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का के अनुरूप भी जाते हैं वो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होंगे, वो माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात की गई है 39 डी में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन देना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39 ई में बोला गया है महिला और कर्मचारी को उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार वेतन दिया जाए और कार्य दिया जाए, ठीक है। उसके बाद 39 एफ में बोला गया है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोलता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। उसके बाद ये बोलता है भौतिक और आर्थिक संसाधन का समान वितरण होना चाहिए। उसके बाद ये बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके बाद ये बोलता है महिला और कर्मचारी के लिए उनके अनुरूप, उनके उम्र और उनके स्वास्थ्य के अनुरूप कार्य दें। और फिर बोलता है कि बच्चों के स्वास्थ्य वातावरण के लिए पॉलिसीज को डेवलप करें, ठीक है। उसके बाद 39A से आप याद रख सकते हैं एड, फ्री लीगल एड, ठीक है। कौन से तरीके की फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता, ये इसकी बात की गई है। इसके लिए एक नलसा एक्ट भी पास किया था सरकार ने। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पास किया गया था। ये आर्टिकल 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला गया था, इंसर्ट किया गया था, ठीक है। इसके प्रावधान के लिए एक नलसा एक्ट 1987 सरकार लेके आई थी, जिसके तहत नलसा और सलसा 2 बॉडीज बनी थी
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी थी, एक स्टेट लेवल पे बनी थी और एक नेशनल लेवल पे बनी थी, है ना। तो ये जो बॉडीज हैं ये बीपीएल कैटेगरी के लोगों को और कुछ और कैटेगरी के लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड करती है न्याय ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो आर्टिकल 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की स्थापना। तो क्या ये कर दी गई है? बिल्कुल कर दी गई है। कौन से एक्ट से कर दी गई है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था इसको लीगलाइज भी करता है ग्राम पंचायत को फॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 41 जो है वो क्या बोलता है? आर्टिकल 41 तीन बातें करता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। शिक्षा, काम और लोक सहायता तीन बात करता है। किन लोगों के लिए? बीमार, सिक लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए और बेरोजगार लोगों के लिए। ये चार तरीके के लोगों के लिए राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, शिक्षा, काम और लोक सहायता की बात करता है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो मनरेगा करके जो स्कीम है वो राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पेंशन स्कीम्स निकाल रखी हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी राजस्थान सरकार की पेंशन स्कीम्स चल रही है फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिसेबल लोगों के लिए अलग चल रही है, ओल्ड एज पेंशन अलग चल रही है ना। तो ये इसी के तहत आती है ये सारी स्कीम्स। उसके बाद जो ये आर्टिकल 41, 42, 43 है इनको अपन साथ में देखेंगे, ठीक है। क्यों देखेंगे? क्योंकि इससे इजीली याद हो जाएगा अपन को। तो आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 42 जो है उसमें बात की गई है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता, ठीक है। कि सही कंडीशंस हो वर्कर्स को वर्क करने की और मैटरनिटी रिलीफ, ये दो बातें की गई है आर्टिकल 42 में, ठीक है। आर्टिकल 43 में बोला है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराना, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। क्या? कुटीर इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये लाइन से देखिए आप, सबसे पहले राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की बात करी गई है। फिर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता की बात की गई है। और फिर बात की गई है लिविंग वेजेस की, ठीक है, कि उचित जीवन निर्वाह करने के उचित वेतन उपलब्ध कराया जाए और कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग लगाया जाए, ठीक है। ये तीनों इंडस्ट्रीज की बातें करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि आर्टिकल 43A है वो भी वर्कर से रिलेटेड है। वो बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो कैसे लागू होगा? ट्रेड यूनियन बनाने की फ्रीडम दी है वर्कर्स को, ठीक है, जिससे कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर, जो काम कर रहे हैं उनका जो इंडस्ट्रीज में है, इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकें, ठीक है। उसके लिए ट्रेड यूनियन बनाने का राइट्स दिए गए हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 43 भी उसमें बोला है सहकारी समिति बनाने का डायरेक्शंस दी गई है, यानी कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, है ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। वाई ओनली सिविल कोड? बिकॉज क्रिमिनल लॉज ऑलरेडी सब लोगों के लिए सेम है, पर जो सिविल लॉज है वो अलग अलग प्रोविजंस हैं, जैसे हिंदू के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं जिनके अंडर सिविल लॉज जो है वो लोगों के गाइड करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है 44 में। ये अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, पर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें ये लागू हो गया है। कौन से ऐसे राज्य हैं? गोवा और उत्तराखंड, ठीक है। तो गोवा जो था उसमें आज़ादी के पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। पोर्चुगीज जो पुर्तगीज थे उन्होंने लेके आया था, ठीक है। और जो उत्तराखंड है उसमें वेरी वेरी रिसेंटली उसकी सरकार ने अभी
लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद एक दो इम्पॉर्टेंट केस हैं, एक तो शाहबानो केस और एक सरला मुदगल केस, ठीक है। शाहबानो केस ये था कि जो शाहबानो थी एक मुस्लिम वुमेन थी, इनके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गया था, तो इनके हस्बैंड ने डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस देते हैं उनके लिए मना कर दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो जजमेंट दी थी वो रिगार्डिंग दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की सारे रिलीजन का एक ही तरीके का लॉज होने चाहिए जो उनको गाइड कर रहे हैं सिविल मैटर्स में, है ना। और दूसरा केस है सरला मुगदल का। ये केस में क्या हुआ था, तो एक ये विमेन थी सरला जी, ठीक है। इनके जो हस्बैंड थे वो हिंदू थे, बट इन्होंने कन्वर्ट कर लिया इनके हस्बैंड ने मुस्लिम धर्म में, और फिर इन्होंने वापस एक शादी कर ली और फिर कहा कि मेरी पहली शादी अमान्य हो जाएगी क्योंकि मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया और कहा ऐसे मजाक नहीं बना सकते आप किसी भी धर्म का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। उस दौरान भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। उसके बाद आर्टिकल 45 बोलता है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो पहले जो इसका प्रोविजन था वो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए था, ठीक है। पर 6 से 16 साल वाले बच्चों के लिए 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए था, पर 6 से 14 साल वाले बच्चों का जो प्रोविजन है वो अब आर्टिकल 21A मौलिक अधिकार में चला गया है, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, अब इसमें बोला गया है कि शिक्षा और पोषण प्रोवाइड करना कब तक के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को, ठीक है। 0 to 6 ईयर के बच्चों को शिक्षा और पोषण प्रोवाइड करना। कैसे अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आंगनवाड़ी है अपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आंगनवाड़ी से न्यूट्रिशन पोषण की सुनिश्चितता कर रहे हैं, ठीक है, और सुनिश्चित कर रहे हैं। और उसके बाद एजुकेशन, ठीक है। ये दो बातें की गई है आर्टिकल 45 में। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 43A बोलता है मैनेजमेंट ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ट्रेड यूनियन बना के, ठीक है। उसके बाद 43 बोलता है सहकारिता समिति यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए प्रोविजंस लेके आए सरकार, ठीक है। आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 45 बोलता है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रंस ऑफ 0 to 6 ईयर्स एज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 बोलता है SC ST और वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता का प्रावधान बनाया जाए, ठीक है। इसके तहत ही जो सरकार अभी EWS का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का जो रिजर्वेशन लेके आई थी वो इसके तहत लेके आई थी। इसमें बोला गया है कि जो SC ST और वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनके लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता का प्रावधान बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सामाजिक अन्याय ना हो उनके लिए, उनके साथ, और उनका शोषण ना हो, ठीक है। याद रखिए जो आर्टिकल 46 है ना, उसमें अन्याय वर्ड यूज किया गया है, न्याय नहीं अन्याय वर्ड यूज किया गया है। तो ऐसा भी कुछ आपसे पूछ सकते हैं कि सामाजिक अन्याय जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है। तो आर्टिकल 46 याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 47 बोलता है न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पोषण एंड जीवन स्तर करने पे सुधार वाले कार्यक्रम लेके आए सरकार, और ड्रग और इंटॉक्सिकेंट्स को कम करने के लिए पॉलिसीज बनाए सरकार, ठीक है। न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पोषण और जीवन सुधार के पॉलिसीज, और ड्रग और इंटॉक्सिकेंट्स का यूज ना हो या कम से कम यूज हो उसके लिए पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 आर्टिकल बोलता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और कृषि के साइंटिफिक तरीके लेके आए, और गोवंश की हत्या पे रोक लगाता है, स्लॉटर ऑफ काउ पे रोक लगाता है, ठीक है। तो आर्टिकल एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 46 बोलता है SC ST वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए प्रोविजंस लेके आए, ताकि क्या हो सके, ताकि उनको सामाजिक अन्याय से बचा सके और ताकि उनका शोषण होने से बचा सके। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है, एक सेकेंड, आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए,
और ड्रग और इंटॉक्सिकेंट से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? 48 कहता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और कृषि के लिए साइंटिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए और काउ सॉल्टर यानी कि गौ हत्या को रोक लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर पे आया था, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण में कौन से दो लोग आते हैं? एक तो वन आता है और एक वन्य जीव आता है, ठीक है। एक तो वन फॉरेस्ट और उसके अंदर के रहने वाले लोग, इन दोनों का संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 49 में बोला गया है मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो बिल्डिंग्स हैं उनका संरक्षण की, ठीक है। जो हमारी विरासत है, जो भी हमारी ऐसी इमारतें हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस रखती है, उनके संरक्षण की बात की गई है। इसके लिए हमने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बना रखा है जो इसके लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किन दो बॉडीज के बीच में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, ठीक है। तो जनरली अपन देखेंगे कि जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का एरा था उसमें ऐसा प्रोविजंस थे कि कुछ जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज थी उनके पास जुडिशरी पावर भी थी। जैसे आज की डेट में भी हम देखते हैं कि एसडीएम है और एसडीएम कोई एसडीएम भी बोलते हैं और एसडीओ भी बोलते हैं ना, मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत जुडिशरी पावर्स भी है और थोड़ी बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है, ठीक है। तो ये सेपरेशन की बात करता है आर्टिकल 50, ठीक है, अनुच्छेद 50। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये मॉन्टेस्क्यू एक बहुत ही अच्छा फिलोसफर था फ्रेंच का। इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बात की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, है ना। उसके बाद बात करें आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सम्मानपूर्ण संबंध। उसके बाद मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के साथ डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन हो, कोई भी आपस में मतभेद हो रही है तो उसका मध्यस्थता से निवारण किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए और आपस में अच्छे संबंध रखने चाहिए, ठीक है। ये हमारे सारे आर्टिकल 36 से 51 कवर होते हैं। अब बार बार मतलब मैं यही कहूँगी कि इसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार इन आर्टिकल्स को पढ़ें और बार बार रिवाइज करें तो आपको ये एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। रीजन बिंग अभी हम देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जनरली आर्टिकल्स दे देते हैं और मैच द फॉलोइंग, मतलब वैसे क्वेश्चंस दे देते हैं, तो आपको आर्टिकल और उसमें क्या कहा गया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है उनमें बीच में एक बार बहस छिड़ गई थी कि कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, संविधान में बहुत सारे संशोधन सरकार लेके आई और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस निकाले इनको फाइनली डिसाइड करने के लिए कि कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं चंपकम दोराई राजन केस 1951। तो ये चंपकम एक गर्ल थी, एक लड़की थी मद्रास में, चेन्नई में, जिसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, चंपकम दोराई राजन केस में, कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो डीपीएसपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सरकार फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्होंने 2 आर्टिकल्स ऐड किए, 31A और 31B। 31A में प्रोवाइड किया कि स्टेट्स जो होते हैं उनके रिगार्डिंग लॉज जो है वो सरकार अगर लेके आती है, कानून लेके आती है, तो उनको चैलेंज नहीं करे जा सकते। और 31B में ऐसे आर्टिकल्स ऐड कर दिए, शेड्यूल 9 करके जो था एक ऐड कर दिया, जिसके तहत इसके अंदर जितने भी लॉज डाले, जितने भी कानून डाले जाएंगे, उसको न्याय पालिका जो है वो पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31A और 31B का इंसर्शन हुआ। ऑल्सो स्केड्यूल 9, राइट। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अमेंड नहीं कर सकते आप DPSP को लागू करने के लिए, यानी कि मौलिक अधिकार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और कहा गया कि सरकार जो है उनका संशोधन नहीं कर सकती है DPSP को लागू करने के लिए, ठीक है। तो फिर अगेन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने वापस से संशोधन करके इस जजमेंट को चेंज करने की कोशिश की। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें कि पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की, उसमें संशोधन करने की, ठीक है। और फिर 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें एक आर्टिकल नया इंसर्ट किया गया 31C, जिसमें अपन ने बात की थी 39B और C डाला गया, भौतिक और आर्थिक वितरण, रिसोर्सेज का वितरण, है ना। तो ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डाले गए और बोला गया कि अगर इसके लिए सरकार लॉज लेके आती है तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं इसके बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात इसने बोली कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को मतलब यही बात बोली कि ये DPSP को अगर फुलफिल करने के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं तो वो चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में जाके, ठीक है। इसके बाद केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में इसकी सुनवाई के लिए, ठीक है। उसकी सुनवाई के लिए इन्होंने माना कि ठीक है आपने 31C इंसर्ट किया, ये तो सही है, इसको हम सही मानते हैं, पर जो आप ये दूसरी बात कह रहे हो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में न्याय पुनर्वलोकन भी डाला गया है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो वो सरकार जुडिशरी से वो छीन नहीं सकती है। तो जो आपका सेकंड बात आप बोल रहे हो कि कानून चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो गलत है, वो इनवैलिड है। 31C को इसमें हाँ भरा गया, ठीक है। उसके बाद सरकार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। इसके तहत इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31C जो उन्होंने हाँ भरी थी, जिनको वैलिड माना गया था, उसका स्कोप, उसमें और सारे प्रोविजंस डाल दिए, उसमें सारी बातें कह दी उन्होंने कि जितने भी DPSP हैं उनके लिए अगर सरकार लॉज बनाती है तो वो चैलेंज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट के उस पे, है ना, कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर सरकार मिनरेगा मिल केस लेके आई, उसमें सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट मिनरेगा मिल्स केस के जजमेंट के थ्रू बोलती है कि जो DPSP हैं और फंडामेंटल राइट हैं वो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, इसमें से कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों बराबर इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों को आप एक साथ लेके चले, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को आप एक साथ लेके चलें, ठीक है। इसके बाद एक वामन राव केस आया था, इस केस में ये 1981 में आया था। इस केस में पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताइए अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्या ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि जो 31C है वो वैलिड है और इसमें ये भी कहा गया कि जो 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज ऐड हुए हैं, है ना, उन 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज ऐड हुए हैं, जितने भी कानून डाले गए हैं, जो केशवानंद भारती केस से पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर आया था उससे पहले डाले गए हैं, वो माने जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है। पर जो 1973 की जजमेंट, केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट है उसके बाद आए हैं, जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, वो न्यायपालिका जो है उसका पुनर्वलोकन कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकती है, ठीक है। तो ये वामन राव केस था। उसके बाद एक चीज देखते हैं कि हमारे जो DPSP हैं उनमें 4 बार संशोधन हो चुका है, 4 बार संशोधन होके बहुत सारे उन्होंने अनुच्छेद जो है उन इंसर्ट किए हैं हमारे संविधान में। सबसे पहला देखते हैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत 39F डाला गया। 39F क्या बोलता है कि बच्चे के सही पोषण और उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना, है ना।
39A डाला गया। 39A बोलता है फ्री लीगल एड एंड जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, जिसके तहत नलसा भी हम लेके आए। 43A डाला गया। 43A आप बताइए क्या कहता है। 48A डाला गया। 43A मैनेजमेंट ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री की बात करता है ना। और 48A जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है। उसमें बेसिकली दो बातें आती है, वन और वन्य जीव, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 38(2) डाला गया। आर्टिकल 38(2) क्या बोलता था? असमानता पे रोक लगाने का, इनइक्वालिटी पे रोक लगाने का। कौन सी 4 तरीके की इनइक्वालिटी की बात कही गई है? स्टेटस, इनकम, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज, ठीक है, ये 4 बातें की गई थी। उसके बाद 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने संशोधन किया आर्टिकल 45 को। उसका जो टेक्स्ट पहले बोल रहा था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान बनाने के लिए, वो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रावधान बनाएगा। अब किस बात पे? पोषण और उनकी शिक्षा पे, ठीक है। उसके बाद 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके तहत सहकारी समिति को बनाने की और प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 43 भी ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन से आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं। एक क्लासिफिकेशन और है जो कि है समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी पे, है ना। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल। इनमें मैंने आर्टिकल्स लिखे, ऑल्दो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक, बट एक बार आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, है ना, कि कौन से वाले जो अनुच्छेद है वो कौन से बेसिस पे सेलेक्ट किए गए हैं। तो जो समाजवादी है वो जनरली इक्वालिटी वाले जो प्रोविजंस हैं, जो इनइक्वालिटी को कम करता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बातें करता है, असमानता वगैरह वो कम करता है। उनके वो जो आर्टिकल्स है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी प्रिंसिपल्स में आते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी जनरली ऐसी बातें करता है कि गौ हत्या आप रोकिए और कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग को प्रमोट करना, ऐसी वाली बातें, कॉर्पोरेटिव सहकारी समिति बनाना, ऐसी वाली बातें जो है वो गांधीवादी प्रिंसिपल्स में आते हैं। उसके बाद उदारवादी में थोड़े प्रोग्रेसिव लॉज की बात की गई है ना, तो एक बार आप ये चेक कर लेना। प्रोग्रेसिव लॉज जैसे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, ऐसी वाली बातें की गई है। तो यहाँ तक अपन ने सारा डीपीएसपी कवर कर लिया है। इस वीडियो को मैं अब फिर से आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप बार बार देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे मैंने आज पढ़ाया है तो इसको रात में बैठ के याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा आर्टिकल में क्या कहा गया है। उसके बाद इस हफ्ते के एंड में वापस रिवाइज कीजिए, है ना, क्योंकि इससे सवाल अपन देखेंगे अभी किस तरीके के आ रहे हैं। तो आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, ये कभी भी हमारे संविधान के अंदर शुरू से नहीं डाले गए थे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाले गए। पार्ट 4A भाग 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है, इनमें सारे मूल कर्तव्यों की बात की गई है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने रशिया से लिया है, ठीक है। रशिया से हमने कैसे लिया है? अगर आप रशिया की पॉलिटी देखें तो रशिया का जो राजनीति थी वो कम्युनलिज्म को फॉलो करती थी, है ना। तो कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो जनरली बात करते हैं कर्तव्यों की, है ना, सब लोगों को साथ लेके चलने की। वेरएज जो हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो हमने यूएसए से लिए हैं। यूएसए की पॉलिटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, वो इंडिविजुअलिज्म की बात करती है ना। तो इसलिए ये फ़र्क है कि अलग अलग राजनीति है दोनों देश की, तो अलग अलग तरीके के प्रावधान भी हैं। तो हमने ये मूल कर्तव्य रशिया से लिए हैं। 42 में जो संविधान में संशोधन हुआ था उससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, ठीक है। और 86वां जो संविधान में संशोधन हुआ उससे एक और ऐड किया गया, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कौन से हैं ये। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी उसने
रिकमेंडेशन की थी मौलिक कर्तव्यों की। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य डाले थे, ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। बट फाइनली कितने डले? फाइनली 10 डले। और 2 मौलिक कर्तव्य जो इन्होंने बोले थे, सबसे पहला कि टैक्स देना भी एक मौलिक कर्तव्य है, वो हटा दिया गया। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जुर्माना भरना, या फिर आप कोई मौलिक अधिकार को फॉलो नहीं कर रहे है ना, उनका पालन नहीं कर रहे, तो उसके लिए पेनल्टी देना, ये 2 बातें ये मानी नहीं गई थी, ठीक है। तो टोटल 10 मौलिक अधिकार थे। 42nd वे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मौलिक कर्तव्य थे 42nd वे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और उसके बाद 86th वे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और ऐड किया गया। ये हमने किस देश से लिया है? ये हमने रशिया से लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ये 26 फरवरी 1976 को बनी थी। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी 1976 को ये कमेटी बनी थी। लास्ट ईयर आरपीएससी ने सवाल पूछा था कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं। 4-5 नाम दिए थे उन्होंने और पूछा था कौन कौन से इसमें से सदस्य हैं। तो इसके 12 सदस्य थे। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल फिर से आएगा कि 12 सदस्य का नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट है, पर मैंने फिर भी आपके लिए लिखा है। SS रॉय, VN गडगिल, BV बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, DP सिंह, रजनी पटेल इकलौती वुमेन कैंडिडेट थी इस कमेटी में, ठीक है, इकलौती महिला थी इस समिति में। VN सैयद मोहम्मद, AR अंतुले, HR गोखले, CM स्टीफन और बसंत साठे, ये 12 नाम थे जो इस समिति में थे, ठीक है। आपको देखिए, आपको याद रहता है तो, बट मुझे नहीं लगता याद करना चाहिए ये। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। वो उसके अगर आप पालना नहीं करें तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। पर याद रखिए ये बात कि वैसे तो अगर आप इनका पालन नहीं करें तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। पर अगर सरकार कोई कानून के थ्रू कानून बना के इन मौलिक अधिकारों का जो है वो एनफोर्सेबिलिटी रखती है तो उसके तहत आपको पनिश करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल फ्लैग एक कानून है, तो उसके तहत अगर आप राष्ट्र ध्वज की का सम्मान नहीं करते तो आपको सजा दी जा सकती है। उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अगर आप पालन नहीं करते हैं, वन्य जीव और वन का संरक्षण नहीं करते हैं, तो आपको सजा दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी कि इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली मतलब ये तो नॉर्मल बात है कि इंडियन सिटीजन के लिए होगा। कोई भी जो प्रावधान है वो हम हमारे मेहमानों पे थोड़ी लगाते हैं, खुद पे ही लगाते हैं पहले तो, कर्तव्य स्पेशली, ठीक है। उसके बाद रशिया से लिया गया कम्युनिस्ट कंट्री है। मॉरल ड्यूटीज और सिविल ड्यूटीज, कुछ ऐसे हैं जो मॉरल है, कुछ ऐसे हैं जो सिविल है, ठीक है। एक वर्मा कमेटी बनी थी 1999 में। उनको बनाने का ये मोटिव था, उनको बनाने का ये उद्देश्य था कि इन फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अभी इनको याद करने का तरीका 11 टोटल कर्तव्य हैं। अपन 2-2 करके देखते हैं, ठीक है, कि 2-2 करके देखते हैं, सिमिलर है अपने आप में, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला, संविधान का पालन, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पालन किन 4 बेसिस पे? संविधान का पालन उसके आइडल्स, आदर्श के बेसिस पे। राष्ट्र ध्वज का पालन, ठीक है। उसके बाद संस्थाएं और राष्ट्रगान, 4 चीजें हैं। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडल्स, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। याद रखिए जो नेशनल सॉन्ग है वो नहीं डाला गया है इसमें, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है तो नेशनल सॉन्ग नहीं डाला गया है। 4 चीजें हैं, आदर्श, संस्थाएं, ध्वज और राष्ट्रगान, ओके। उसके बाद बात की गई है फ्रीडम फाइटर्स की स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में रखना, ठीक है।
सबसे पहला संविधान के जो आइडल्स हैं उनको, उनका रिस्पेक्ट करना, और दूसरा है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके आदर्शों को, जिनसे हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है, जिनके इंस्पिरेशन से हमें इंडिपेंडेंस मिली है, उन आदर्शों को अपने हृदय में रखना। ठीक है, तो पहला संविधान और फिर दूसरा फ्रीडम फाइटर्स। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या कहता है। थर्ड वाला कहता है प्रभुता, एकता और अखंडता, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया का रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, क्या क्या? प्रभुता, एकता और अखंडता। ये एक PYQ में भी आया हुआ है RS के। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये तीनों बातें कहाँ लिखी गई है, कौन से प्रोविजन में लिखी गई है? फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी गई है, DPSP में लिखी गई है, या प्रियम्बल में लिखी गई है, प्रस्तावना में लिखी गई है ना? तो ये एक सवाल आया था। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 50A(C) बोलता है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, इंडिया की, इनकी रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर, डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, है ना? जब भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई वॉर आ जाए, तो उधर खड़े रहना देश की रक्षा करने के लिए। हमने जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे आर्टिकल 23 में पढ़ा था कि बेगार के खिलाफ वो आर्टिकल बोल रहा था कि बेगार नहीं करवा सकते, पर उसमें एक एक्सेप्शन था, अगर आपको याद हो, एक अपवाद था कि अगर सरकार, अगर जो हमारी केंद्रीय सरकार है, अगर वो बुलाती हैं नागरिकों को टू फाइट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन, अगर देश की रक्षा करने का सवाल आता है, तो आपको वो उसकी रक्षा करने के लिए अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। तो ये वाली बात कर्तव्य में भी लिखी गई है, और 4th नंबर वाले कर्तव्य में लिखी गई है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये आपका एक कर्तव्य है, टू डिफेंड द कंट्री। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला था देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, प्रभुता, एकता और अखंडता को प्रोटेक्ट करना, और जो 4th नंबर है उसमें बोला गया कि देश को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री। उसके बाद 5th और 6th नंबर देखते हैं। 5th नंबर बोलता है समरसता व समान भातृत्व की भावना। समरसता यानी हार्मनी, और भातृत्व यानी ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और ऐसी प्रथाओं, ऐसे जो है सोशल कस्टम्स, उनको त्याग करना जो महिलाओं की डिग्निटी या महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, दो बातें की गई है, हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और ऐसी प्रथाएं, ऐसे कस्टम्स जो महिलाओं के खिलाफ है या महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है, उनको उनके विरुद्ध अपना मत रखना। ठीक है, 6 नंबर बोलता है देश की सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा को प्रमोट करना। सामाजिक संस्कृति का क्या मतलब है? कंपोजिट कल्चर, जो हमारा देश का कल्चर है जिसमें हम सब साथ में रहते हैं, उस कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, तो 5th और 6th आप साथ में याद कर सकते हैं। 5th बात करता है हार्मनी और ब्रदरहुड की और वुमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने की, और जो 6th है वो बात करता है कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति की। ठीक है, उसके बाद है 7th और 8th। 7th वाला जो है वो बात करता है पर्यावरण के संरक्षण की। अपन ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले DPSP में देखा था, आर्टिकल 48A, अनुच्छेद 48A बात करता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट के संरक्षण की। वन और वन्य जीव, यहाँ पे 2 और एडिशन है, नदी और झील। ठीक है, नदी और झील 2 और एडिशन है, इनके संरक्षण की बात की गई है। उसके बाद बात की गई है साइंटिफिक टेम्पर, 8th नंबर पे बात की गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन, है ना। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, रिफॉर्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये 4 बातें की गई हैं इसमें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन। ठीक है, ये 4 बातें की गई है कि ये 4 चीजें होनी चाहिए। ये RS के
PYQ में भी 2013 के PYQ में भी आया हुआ है कि इसमें जो मानववाद है या ह्यूमनिज्म है वो किस में लिखा गया है। और 2011 के भी कोई एग्जाम में PYQ में ये सेम सवाल पूछा गया था, ठीक है। और आगे देखते हैं। आर्टिकल 9 बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 9 कि पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक प्रॉपर्टीज जो हैं, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। और 10th बोलता है सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, ठीक है। सबसे पहला 9th बोलता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। और जो 10th बोलता है वो बोलता है सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, ठीक है। जो 11th है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत डाला गया था, ठीक है। सभी माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है वो बच्चों को अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा उपलब्ध कराएं। बच्चे यहाँ पे कौन से ऐड किए गए हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है। अभी अपन ने डीपीएसपी में पढ़ा था कि वहाँ पे 0 से 6 साल के बच्चे की बात की गई है। 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 11th नंबर वाला मौलिक कर्तव्य डाला गया है। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। ये आप याद रखिए। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कानून बनता है तो जो है सरकार आपको मौलिक कर्तव्य का पालना नहीं करने की भी सज़ा दे सकता है। अदरवाइज वो सज़ा कोई है नहीं, वैसे परिवर्तनीय है नहीं, एनफोर्सेबल है नहीं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एंथम के एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद JS वर्मा कमेटी मैंने बता दिया आपको, ये 1999 में फॉर्म हुई थी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीलिम्स में आया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह कौन सी कमेटी है, अपन ने अभी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया, ये मैंने आपको बताया था कि 12 सदस्य के नाम पूछे गए हैं, तो 12 में से 4 सदस्य के नाम पूछे गए थे और ऑप्शंस दिया गया था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन भी RPSC आजकल पूछ रही है। तो इसमें जनरली अगर मैंने देखा था तो स्टीफन ऐसा नाम था, थोड़ा फॉरेनर नाम लग रहा था, तो मैंने सोचा ये नहीं होगा, पर स्टीफन अपन ने देखा था, ये थे मेंबर, सदस्य थे, ठीक है। तो ये इस तरीके के सवाल भी RPSC आजकल पूछ रही है। उसके बाद ये है क्वेश्चन निर्देशक सिद्धांतों पर कि उनके अनुच्छेद दे रखे हैं और उन पे क्या लिखा गया ये पूछा जा रहा है। मैच द फॉलोइंग है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि समान न्याय और निःशुल्क कानून की सहायता कौन से अनुच्छेद में दे रखी है, 39A में दे रखी है, ठीक है। अगर आपको पहला वाला बताए तो उससे आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 में भी यही है और 4 नंबर पे भी ऑप्शन पे यही है, तो आपको एक से ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा किस में दे रखी है, 48A में दे रखी है। तो अगर इसका आपको आंसर पता है फिर आप निकाल सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के सवाल हर साल एक सवाल इस तरीके का आता ही आता है। उसके बाद पूछा गया है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देश तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है वो पहचानिए। 39 बोलता है आर्टिकल कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, बाकी सारे आर्टिकल गलत हैं। ये 40 होना चाहिए ग्राम पंचायत वाला, कृषि और पशुपालन वाला आर्टिकल गलत है। ये आर्टिकल सामान्य न्याय वाला जो आर्टिकल है ये 39A है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगेन, तभी आप इसमें से गलत जो है वो निकाल पाए, जो सही है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक्सप्लेन द वेरियस इम्प्लीकेशन ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन प्रियम्बल। न्याय, संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहिरता को स्पष्ट करते हुए ये विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ठीक है।
सबसे पहले आपको जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए कि 3 तरीके की जस्टिस, 3 तरीके की न्याय की बात की गई है हमारे संविधान में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक 3 तरीके की न्याय बात की गई है ना। उसके बाद ये अगर आंसर आपको लिखना है तो आपको इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अलग अलग प्रोविजंस का पता होना चाहिए आपको कि कौन से आर्टिकल में क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें आप बेसिकली ऐसे थोड़ा सा मेरे हिसाब से कॉलम्स बना सकते हैं कि सामाजिक जो न्याय है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो सामाजिक न्याय में अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 हमें सोशल जस्टिस की बात करता है, स्पेशली आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें जिसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है तो वो है आर्टिकल 38, 39, 46। ये अभी अपन ने पढ़े थे, इनमें क्या लिखा गया है ये आपको अब याद हो जाना चाहिए अब तक तो, और नहीं याद हो रहा है तो आप वापस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्थिक की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें तो अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो फंडामेंटल राइट में क्या कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्टिकल 19 में बोला गया है राइट टू प्रोफेशन, है ना, आजीविका वितरण करने का अधिकार, स्वतंत्रता आपको है। उसके बाद आर्टिकल 21 में बोला गया राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन निर्वाह करने की स्वतंत्रता। इसमें डीपीएसपी कौन सा आएंगे, डीपीएसपी आपके आ सकते हैं इसमें वेतन वाला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला। ठीक है, वो आर्थिक न्याय की बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 41 कार्य शिक्षा और सहायता, पब्लिक असिस्टेंस की जो बात करता है वो वाला डीपीएसपी अनुच्छेद आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर राजनीतिक की बात करें तो कौन सा फंडामेंटल राइट आएगा। फंडामेंटल राइट वैसे तो राजनीतिक लोकतंत्र को प्रमोट करता है, पर फिर भी अगर आपको आर्टिकल नंबर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें 19, 21, 22। और डीपीएसपी में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें डीपीएसपी में आप लिख सकते हैं इसमें आर्टिकल 50 जो कि बात करता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की। आर्टिकल 37 जो कि बात करता है कि जो ये है डीपीएसपी जो है जो संविधान में लिखे गए हैं वो बेसिकली राज्य को एक गाइडलाइन के तौर पे बताते हैं कि किस तरीके के लॉज और किस तरीके के कानून सरकार को बनाने चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, ये 10 मार्क का क्वेश्चन था और इसमें आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन भी लिखना है, उसके साथ साथ ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये एलिमेंट्स अगर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको आर्टिकल नंबर याद होंगे, और आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर 10 में से मैक्सिमम मार्क्स 7, 8 तभी मिलेंगे जब आप इसमें सारे अनुच्छेद का विवरण करेंगे। ठीक है, विवरण करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल डीपीएसपी ये दोनों क्लास अभी आज के लिए ख़त्म होती है। अगले क्लास में अगला टॉपिक लेते हैं। ओके, थैंक यू।